Hello, dear audience. This is Rutika Bose. On behalf of Redcliffe Labs, I extend a warm and hearty welcome to all of you. Today's session is going to be on anemia. Know all about anemia. Before we begin this session, मैं कुछ सवाल आप सबसे पूछना चाहती हूँ. कितने लोग हैं जिन्हें पता है what is anemia? Please put your answers in the chat में हमारे chat section में बता सकते हैं. Till the doctor joins us, let's hear from you. Yes, we have Dr. Sakshi Dalal, MBBS, joining us for this session. Yes, I see a few answers. Low hemoglobin coming in. Yes, right, absolutely. Low hemoglobin levels that can cause anemia. We'll know more about anemia, the causes, the prevention, and how we can stay healthy. We are anemic from Dr. Sakshi. Over to you, Dr. Sakshi. You are visible, and we will go ahead with the session. Thank you. Hi, ma'am. Hi. हमारा सवाल है आपसे, what is anemia and how prevalent is it in India? ओके अगर हम अनीमिया की बात करें सो अनीमिया का स्पेशल ये होता है कि अगर हम बेसिक लैंग्वेज में बात करें, अनीमिया जो फर्स्ट दो वर्ड अनीमिया के दैट इज विदाउट एंड ईमिया दैट इज ब्लड. सो जब आपके ब्लड में जो आपका ब्लड है दैट इज फुल ऑफ आरबीसी डब्ल्यूबीसी, लेकिन जब आपके ब्लड में आरबीसी क्वांटिटी कम हो जाती है दैट कैन ऑल्सो कोज अनीमिया. सो बेसिकली अनीमिया में क्या होता है कि जो आपके ब्लड की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होती है that is reduced. So basically anemia stands for the blood oxygen carrying capacity is reduced so that your tissue will not perform properly, your organs will not perform properly due to lack of blood that reach to them. So doctor, how prevalent is it in India? Okay, we talk about prevalent levels. Every 3 to 5th Indian female, especially it is more common in females, is anemic. So anemia is very common in India, especially due to our dietary habits and some other things as well. तो हम पहचानेंगे कैसे? हाँ, अगर कोई एनीमिक है तो क्या है उसके साइंस एंड सिम्टम्स? सबसे पहले जो अनीमिया के सिम्टम्स हैं, जब जैसे कि कोई मदर होती है, स्पेशली अपने चाइल्ड को देखो कि आपके में फटीकनेस आपके बेबी के अंदर, या फिर आप खुद भी अनीमिक है तो फटीक आएगी आपको, आप कंफ्यूजन में रहोगे, आपका दिन प्रोडक्टिव नहीं जाएगा. या फिर इफ यू टॉक अबाउट आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया विच इज मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ अनीमिया इन इंडिया. सो उसमें क्या होता है ना कि बहुत सारे आपने बच्चे देखे होंगे जो मिट्टी खाते हैं, या फिर बहुत सारे बच्चे जो आइस की जिनको क्रेविंग होती है, दैट इज अ साइन ऑफ अनीमिया कि आपके बच्चे को अनीमिया हो सकता है. आपकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, फटीकनेस हो जाएगी, जो बच्चा होता है वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएगा, उसको भूख कम लगेगी, हेडेक रहेगा बच्चे को. और जो आपके स्पेसिफिकली क्या होता है ना, अगर आपका जो टंग है यू विल फाइंड कि आपका टंग बहुत ज्यादा रफनेस होती है आपके टंग में, बट इफ योर टंग इज वेरी स्मूथ, आपकी टंग में कोई रफनेस नहीं है, दैट इज ऑल्सो अ साइन ऑफ अनीमिया. और आपने जैसे बोला कि मिट्टी खाना एक साइन है, तो आई रिमेम्बर मेरी एक रूममेट हुआ करती थी, तो शी वाज वेरी फॉन्ड ऑफ हैविंग क्ले. तो आई वाज वेरी शॉक्ड जब मैंने पहली बार उसे देखा था क्ले खाते हुए, बट देन शी वाज लाइक बहुत लोग हैं who have this habit of having clay. I thought maybe that's something normal, and now we can relate कि क्यों है ये हैबिट उसमें. Maybe that she admitted but she doesn't know. Exactly. So how many, dear audience, आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं कि जिन्हें ऐसा कोई टेनेसिटी है या कभी कभी चाह होती है कि मिट्टी खाएं, पेपर खाएं? क्या आप में से कोई है ऐसा? अगर है तो प्लीज हमारे कमेंट सेक्शन में डालिए. जी डॉक्टर. अभी इवन अगर मैं बात करूँ अपने हॉस्टल में भी, सो मोस्ट ऑफ गर्ल्स हैं जो मेरी खुद की फ्रेंड्स हैं, दे आर हैविंग चॉक्स, तो चॉक खाती है, मिट्टी खाती है, तो दे आर स्टिल आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया इवन एज अ डॉक्टर. आई रिमेम्बर बचपन में जो मेरे फ्रेंड्स होते थे, मुझे चॉक की स्मेल से चॉक खाने में बहुत मजा आता था. तो मे बी बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ आयरन. क्या एनीमिया के डिफरेंट टाइप्स भी होते हैं? यस मैम, अनीमिया के बहुत टाइप्स होते हैं. इट कैन बी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, जो बताया था कि आपकी बॉडी के अंदर आयरन की कमी होगी, या फिर यू हैव पर्निशियस अनीमिया, यू हैव हिमोलिटिक अनीमिया, फॉर एग्जांपल यू हैव सिकल सेल अनीमिया, थैलेसीमिया, या फिर आपको अनीमिया ऑफ क्रॉनिक लीवर क्रॉनिक डिजीजेस, आपको कोई क्रॉनिक डिजीज है जिसकी वजह से भी आपको अनीमिया हो सकता है. देन मैक्रोसिटिक अनीमिया, नॉर्मोसिटिक अनीमिया. सो देयर इज लॉट मोर अबाउट द टाइप्स ऑफ अनीमिया. डॉक्टर साक्षी, कभी क्या ऐसे होता है कि लाइक हम देखते हैं कि ऑलमोस्ट 50% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन, अगर हम वुमेन की बात करें, ये दे आर एनीमिक. तो व्हाट हैज मेड दिस अ हाउसहोल्ड हेल्थ इशू?
The main reason why the females are anemic, there can be menstrual cycle, because हर महीने में उनको menstrual cycle, menstruation होता है, जिसकी वजह से जो blood loss है, क्योंकि आपके blood के अंदर iron है, अगर आपका blood loss हो रहा है, that means you are losing iron, a form of iron. So that is the main reason कि why females are more common. या फिर अगर हम women की बात करें तो mostly they are breastfeeding their child, तो उसमें भी आपका most of जो resources होते हैं या फिर most of जो requirement होती है बढ़ जाती है iron की. So that is the reason that females are more prone, because they are undergo menstruation, pregnancy, or lactating women, या फिर they are breastfeeding women. So these are the very common reasons why a female is anemic. So, doctor, other than women, which category of the population is at a higher risk of being anemic? Being apart from women, I think most common are vegetarians, because vegetarian the diet होती है, that is because that contain lot of vitamins and minerals, but that is lack of vitamin B12 levels. So if you are vegetarian, so specifically अपने vitamin B12 की जो deficiency है उसको regularly check कराना चाहिए, क्योंकि vitamin B12 से specifically क्या होता है कि आपके जो body में symptom, हाँ, so that is the reason कि आपके अंदर वेजिटेरियंस के अंदर जो नॉर्दर्न पॉपुलेशंस हैं जो मोस्टली वेजिटेरियंस है, साउथ साइड में तो फिर भी आप फिश कंज्यूम करते हो, उसमें फिश लिवर ऑयल है, ओमेगा फैटी एसिड है, विटामिन B12 है, यू विल गेट इनफ रिसोर्सेज, इनफ थिंग्स, बट वेजिटेरियंस आर मोर प्रोन. सो डॉक्टर, क्या ये जेनेटिक भी होता है? Yes, anemia can be genetic. So there are hemolytic anemia, for example sickle cell anemia, thalassemia. इसमें क्या होता है ना कि for example जो आपकी RBC है उसकी प्रॉपर शेप होती है कि आपकी RBC ओवल शेप में है, बट इन सिक्कल सेल अनीमिया आपकी जो RBC की शेप है वो खराब हो जाती है, जिसकी वजह से वो जल्दी उनका ब्रेक डाउन बहुत क्विक होता है. तो आपकी अगर आरबीसी टूटती रहेंगी, सो सिक्कल सेल अनीमिया, थैलेसीमिया, दैट आर द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ जेनेटिक अनीमिया. सो जेनेटिक अनीमिया इज आल्सो देयर. तो हम कैसे पहचाने कि हाउ डू वी डील विद जेनेटिक एनीमिया एंड हाउ डू वी नो दैट वी कैन बी अफेक्टेड बाय जेनेटिक एनीमिया? Sorry, please repeat the question. Actually, I'll repeat myself. How do we know that we can be affected by genetic anemia and how do we deal with this? ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके जो सिम्टम्स हैं वही आ जाएंगे आपको. यू विल फाइंड द पर्सन इज मोर लेथार्जिक, द पर्सन इज मोर हैविंग मोर फटीगनेस, द पर्सन स्टार्ट लूजिंग इट्स कंसंट्रेशन, एंड ही विल देयर कैन बी अनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीजेस. सो देयर कैन बी ब्लड लॉस इन द यूरिन, इन द stool while he was passing stool. So these can be symptoms which can he assess that he can have the genetic anemia. He can have a lot of hair fall due to that. ओके डॉक्टर, अगर हमारे हम देखें कि वी आर फीलिंग लेथार्जिक, वी आर फीलिंग टायर्ड, हाउ डू वी अंडरस्टैंड दैट दिस इज एनीमिक, this condition is getting complicated, and if this is untreated then this can lead to further complications? How do we identify? एग्जैक्टली अगर आप आयरन की टैबलेट्स, इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, आपने रेगुलर अगर आयरन की टैबलेट्स नहीं ली, इट कैन लीड टू अ लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशन. इफ यू कैन सी, अगर कोई चाइल्ड है जिसको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है और उसको टाइम ट्रीट नहीं किया गया, सो ही कैन हैव पुअर मेमोरी स्किल्स, he will have poor IQ, he will have less intelligence as compared to the peer group. So these can be the symptoms कि जो बच्चा होगा वो लास्ट में बैठना पसंद करेगा, टीचर कंप्लेन करेगी कि क्लास में अटेंशन ही नहीं देता. So that can be some symptoms which we can assess कि हाँ आपका बच्चा अनीमिया हो सकता है. डॉक्टर, आप हर रोज बहुत सारे पेशेंट से मिलते हैं, फीमेल पेशेंट से भी मिलते हैं, तो हाउ डू यू अंडरस्टैंड द एनीमिक, और हैव यू कम अक्रॉस सच केसेस एंड व्हाट एडवाइस डू यू गिव टू योर पेशेंट्स? सबसे पहले तो बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको देखते ही पता चलता है कि हाँ दे आर सफरिंग फ्रॉम अनीमिया. जो जैसे कि किसी के नकल्स हैं वो अगर हाइपर पिगमेंटेड नकल्स हैं, आपके जो नकल्स बहुत डार्क है एज कम्पेयर टू योर एंटायर बॉडी, तो हम मानते हैं कि इसको विटामिन B12 डेफिशिएंसी हो सकती है. सो वी विल चेक विटामिन B12 लेवल्स. अगर कोई फीमेल है अलग से दिख रही है, उसको पेलर है, पेलर डेट मीन्स येलोइशनेस अराउंड योर आई, या फिर जो सब कंजक्टाइवल जो पेलर है अगर वो मिलता है, सो वी कैन असेस दैट द
फीमेल कैन बी आयरन केस ऑफ आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया, तो बहुत बार तो देखने भी पता चल जाता है। फॉर एग्जांपल आई एम पोस्टेड इन लेबर रूम, सो उसमें बहुत सारी फीमेल्स ऐसी थी जिनमें बोलते थे कि हमसे काम ही नहीं होता प्रेगनेंसी में, या फिर हम इतने थक जाते कि मैं सांस नहीं आती। सो इफ द फीमेल इज कंप्लेनिंग ऑफ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ या फिर टेकिकार्डिया, सो दैट कैन ऑल्सो बी रीजंस कि हाँ आइडेंटिफाई हो सकता है कि दैट फीमेल शुड टेस्ट रेगुलरली। ओके, तो डियर ऑडियंस, आप सुन रहे हैं हमें, क्या आपने भी ऐसे कोई सिम्टम्स आइडेंटिफाई किए हैं? अगर है आपको कुछ सिम्टम्स तो आप बताएं हमें कमेंट सेक्शन में, और अगर आपके कुछ सवाल है तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, वी विल बी हैप्पी टू आंसर दैट. So there are a few questions that have already come up. So here we have one person who's saying, I suffered 3 times anemia deficiency and vitamin B12 deficiency in recent 10 years. तो किसी को अगर ये बार बार हो रहा है, किसी को अगर एनीमिक है, तो क्या करना चाहिए? How does that person treat it? What are the supplements that person should take? Okay, so the most common thing that the person is doing is कि उसको पता चला कि उसको डेफिशिएंसी है, उसने मेडिकेशंस प्रॉपर्ली ली नहीं, he can be नॉन कंप्लायंट पेशेंट, या फिर उसने सोचा होगा कि उसने 1 महीना दवाई ली, उसके बाद उसने टेस्ट ही नहीं कराया दोबारा कि उसके लेवल्स जो है, आयरन के लेवल्स हैं, फेरेटिन के लेवल्स है, वो दोबारा नॉर्मल हुए हैं या नहीं हुए हैं। तो आप क्या करना है, आपको जब पता चला कि यू आर अनीमिक, सो अपने रेगुलरली टेस्ट कराओ कि हाँ अब आपकी वो कमी जो थी वो पूरी हुई है या नहीं हुई है। जब तक वो कमी पूरी नहीं हुई, अगर आप मेडिकेशन छोड़ दोगे, सो आपको चांसेस है कि आपको बार बार अनीमिया होता रहेगा। और मेन रीजन ये भी हो सकता है कि आपने एक बार ठीक कर लिया खुद को, उसके बाद आपने अपनी डाइट पे ध्यान ही नहीं दिया, सो अगेन यू आर डेफिशिएंट। सो अपनी डाइट पे भी साथ साथ ध्यान देना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया आज है और आपने उसको ट्रीट कर लिया, बट you have to take iron rich food, you have to take lot of supplements, so अपनी बॉडी का उस तरीके से ध्यान भी रखना है, डाइटरी हैबिट्स चेंज करनी है। तो डॉक्टर, कोई हमें पूछ रहा है कि क्या विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होना या विटामिन बी की डेफिशिएंसी अगर किसी है, तो कैन दैट लीड टू एनीमिया? एग्जैक्टली, जैसे मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया था कि विटामिन B12 डेफिशिएंसी इज आल्सो टाइप ऑफ अनीमिया दैट कम्स अंडर मेगालोब्लास्टिक अनीमिया। इसके अंदर क्या होता है कि आपकी आरबीसी का साइज नॉर्मल से ज्यादा हो जाता है। सो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी आल्सो लीड्स टू अनीमिया एंड दैट इज कॉल्ड एज मेगालोब्लास्टिक अनीमिया। डॉक्टर साक्षी, यहाँ पे एक सवाल आया है, दीदी कैन यू टेल अस समथिंग, एक्सप्लेन अबाउट sugar? Now maybe he's asking about diabetes, या somebody who's very like addicted to sugar. क्या sugar खाने से somebody can get prone to anemia or diabetes can lead to anemia? फर्स्ट ऑफ ऑल, जो सबसे ज्यादा मिथ होता है हॉस्पिटल में जब मैं काम करती हूँ कि पेशेंट को ये होता है कि अगर वो एक फैमिली हिस्ट्री है उनकी डायबिटीज की, तो सबसे पहले उनको चेक कराना चाहिए टाइम टू टाइम, बिकॉज दे आर मोर प्रोन टू डायबिटीज। और सबसे पहले क्या होता है कि आपको मीठा खाने से डायबिटीज नहीं होती है, ये सबसे पहले आपको ध्यान रखना है। इफ यू आर डायबिटिक तो उसके बाद आपका शुगर लेवल बढ़ सकता है, बट इफ यू आर नॉन डायबिटिक तो शुगर खाने से आपको डायबिटीज नहीं होती है। और अगर हम बात करें कि डायबिटीज से अनीमिया होना, वो ये रीजन हो सकता है कि इफ यू आर डायबिटिक, सो बहुत सारी जैसे चीजें होती है जो आप नहीं खा सकते, क्योंकि डायबिटिक की एक स्पेसिफिक डाइट होती है जो डायबिटिक चार्ट होता है, विच जिसमें क्या होता है कि बहुत बार आपके जो स्पेसिफिक विटामिन या फिर आयरन के जो सप्लीमेंट्स हैं वो आप नहीं खा सकते, जिसकी वजह से आप अनीमिक हो सकते हैं। बट अगर आपका प्रॉपर फूड हैबिट्स है, डायबिटिक प्रॉपर आपने डाइटिशियन से कंसल्ट किया है, सो डायबिटीज कैन नेवर लीड टू अनीमिया। Okay. So are there any underlying health conditions that can lead to anemia? ऐसा कोई health condition है या कुछ हमारे जो लाइफस्टाइल है वो हमें एनीमिक बना सकते हैं? एग्जैक्टली, अगर हम बात करें कि आयरन, अगर एक तो हमने बात की कि हम इनटेक कम कर रहे हैं जिसकी वजह से अनीमिया है, या फिर एक दूसरा पहलू हम ये कह सकते हैं कि अगर आप ले भी रहे हो बट आपकी बॉडी से वो एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा, आपने फूड तो खाया लेकिन आपकी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही, सो दैट कैन बी ए कंडीशन की जिसकी वजह से आप अनीमिक हो सकते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल क्रॉन्स डिजीज है, जिसमें क्या होता है कि आपकी जो इंटेस्टाइन में है उसमें एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाती वाइटामिन की, या फिर जो हमारे फेरेटिन लेवल, आयरन लेवल, सो देयर कैन बी कंडीशंस आल्सो व्हिच कैन लीड टू दीज कंडीशंस। सो और आपकी कह सकते हैं कि जैसे सिकल सेल अनीमिया मैंने आपको बताया, वो भी एक डिजीज है जिसकी वजह से अनीमिया हो सकता है। थैलेसीमिया इज अनदर डिजीज, या फिर आपको माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम है, जिसमें क्या होता है कि आपकी बॉडी एब्जॉर्ब ही नहीं कर पा रही, आप ले रहे हो, आप सप्लीमेंट्स भी ले रहे हो, आप
इंटेक भी अच्छा कर रहे हो बट स्टिल यू आर अनीमिक, सो दिस कैन बी इंडिकेशन कि आपकी बॉडी कुछ ऐसा अंदर की अंदर आपको कुछ बीमारी है जिसकी वजह से आपकी बॉडी एब्जॉर्ब ही नहीं कर पा रही, या फिर आपकी बॉडी के अंदर ब्लड लॉस बहुत ज्यादा है, जैसे हिमोलिटिक अनीमिया। हिमोलिटिक स्टैंड्स फॉर कि आपकी आरबीसी खुद को टूट रही है, सो दैट कैन ऑल्सो बी अ रीजन ऑफ अनीमिया। सो देयर आर मेनी मेडिकल कंडीशंस जिसकी वजह से अनीमिया होता है। Doctor, recent study shows that pregnant women are more anemic, like are said to be anemic. So why is it so? जो प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं उनमें हम स्पेसिफिकली आपने देखा होगा कि हर फीमेल का जो सेकंड ट्राइमेस्टर में आयरन की टैबलेट्स हम शुरू करा देते हैं कि हाँ आपको डेली आयरन लेना ही लेना है, क्योंकि जो बेबी के रिक्वायरमेंट्स है वो बढ़ जाती हैं। अगर हम एक फीमेल की बात करें तो ऐसा होता है कि फीमेल तो चलो ठीक है डाइट से अपना काम चला सकती, बट अगर एक फीमेल प्रेग्नेंट है उसको खुद का भी इंटेक रखना है और उस बेबी का भी इंटेक को बढ़ाना, क्योंकि बेबी की कंजप्शन ज्यादा होती है, उसके ऑर्गन डेवलप हो रहे हैं, तो फिर ऐसा होता है, इसलिए दे आर मोर प्रोन, क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट डबल हो जाती है। अगर हम 60 mg पर केजी आयरन खा रहे हैं, सो वही एक फीमेल जो प्रेग्नेंट है उसकी डोज हम बढ़ाते हैं कि हाँ आपको खाना खाना है, और आप इंडियन फूड में कितना भी आयरन ऐड करो बट वो हमेशा एक प्रेग्नेंट फीमेल के लिए इनसफिशिएंट होता ही है। सो दैट इज द रीजन कि हम फीमेल को स्पेसिफिकली बोलते हैं अगर आप प्रेग्नेंट हो तो सेकंड ट्राइमेस्टर से ही आयरन की टैबलेट्स हम शुरू करा देते हैं। तो एक सवाल आया है, फैटी लिवर में क्या होता है? So the person wants to know what is fatty liver and can that lead to anemia as well? Okay, जो fatty liver है that is the most common things because my father is also having fatty liver. So वो इंडियन पॉपुलेशन में स्पेसिफिकली इन हरियाणा बहुत कॉमन है, क्योंकि हरियाणा बोलते हैं ना दूध दही का खाना। सो जितना ज्यादा आप फैटी फूड खाओगे उतना ज्यादा ही आपको अनीमिया फैटी लिवर हो जाएगा। फैटी लिवर क्या है कि आपके लीवर के अंदर चर्बी चढ़ गई या फिर लीवर के अंदर फैट की डिपोजिशन होगी, क्योंकि आपको फैट इंटेक बहुत ज्यादा है। आपकी बॉडी की जितनी कंजप्शन है उससे ज्यादा अगर आप फैटी फूड खा रहे हो, दूध पी रहे हो या फिर बहुत ज्यादा घी खा रहे हो, बहुत ज्यादा फैट बाहर वाले जंक फूड खा रहे हो, सो दैट कैन लीड टू फैटी लीवर। क्योंकि और मोस्टली पेशेंट में जो हम बोलते हैं ना कि अबव 50 होने के बाद मोस्टली हरियाणा वाले जितने भी लोग हैं ना उनमें मोस्टली फैटी लीवर तो होता ही होता है। इवन मेरे फादर को भी आज से 10 साल पहले फैटी लीवर था। सो उस टाइम क्या था कि आई एम नॉट अ डॉक्टर, आई एम नॉट ए मेडिकल स्टूडेंट, तो उसमें रिपोर्ट में आया था कि फादर को फैटी लीवर है, आपके फादर को लीवर में चर्बी चढ़ गई, एंड वी आर सो एंशियस कि यार ये क्या अब मतलब ये फैट कभी कम नहीं होगा। अब पता चल रहा है कि इट इज वेरी कॉमन, यू नो। आप प्रॉपर एक्सरसाइज करो। अगर हाँ फैटी लिवर का जिसने भी क्वेश्चन पूछा है, आई विल एडवाइस कि आप डेली अपने फादर को, क्योंकि आई थिंक योर फादर इज हैविंग फैटी लिवर या फिर योर मदर इज हैविंग, सो उनको बोलना है कि डेली एक्सरसाइज करें। अगर डाइटरी मॉडिफिकेशंस करो कि अपने घी कम खाओ, दूध कम पियो, एज जैसे सब्जी में घी मत डालो, सिर्फ रोटी में घी लगा लो। सो देयर कैन बी डाइटरी मॉडिफिकेशन जिनसे फैटी लिवर अपने आप इट इज रिवर्सिबल, यू नो। ऐसा नहीं कि एक बार फैटी लिवर हो गया, इट इज इरिवर्सिबल। फैटी लिवर इज रिवर्सिबल अप टू अ सर्टेन स्टेज। जैसे आपने भी हरियाणा की बात करी ना, सो आई हैव स्पेंड सम टाइम इन हरियाणा। मुझे याद है वहां के लोग बिना घी लगाए रोटी तो बिल्कुल नहीं खा सकते। सो दैट इज वेरी डिफिकल्ट। बट हाँ, जैसे आपने अभी सजेस्ट किया कि थोड़ा कम जरूर हम खा सकते हैं, खाओ हर एक चीज बट थोड़ा कम लिमिट में खाना बहुत जरूरी है। बट आई थिंक हरियाणा एंड घी, दे आर लाइक इमोशंस कनेक्टेड विद ईच अदर, जो नहीं छोड़ सकते हैं। तो डॉक्टर, अगर कोई एनेमिक है तो क्या हम अगर सप्लीमेंट्स लें तो वो क्योर हो सकता है? एंड व्हाट काइंड ऑफ सप्लीमेंट्स शुड वी टेक so that we can like overcome this health deficiency? फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल नॉट एडवाइस कि आप सप्लीमेंट्स लो, बट सप्लीमेंट्स आपको तब लेना इम्पोर्टेंट हो जाता है अगर आपको पता है कि आपकी जो फूड है या फिर आपकी जो डाइटरी हैबिट्स है उनसे आपका जो अनीमिया है या फिर उनसे जो आपकी डेफिशिएंसी वो ट्रीट नहीं हो सकती। जैसे मैं हॉस्टलर हूँ, अब मैं पिछले 5 साल से हॉस्टल में हूँ। अब हॉस्टल का फूड तो सबको पता है कि कितना ज्यादा न्यूट्रिशियस होता है। सो उस कंडीशन में आई नो कि हाँ मेरा फूड से काम नहीं चलने वाला। सो आई माई सेल्फ टुक अ लॉट ऑफ सप्लीमेंट्स बिकॉज आई एम माई सेल्फ अ पेशेंट ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया फ्रॉम लास्ट 6 months। सो आई एम टेकिंग मेडिकेशन, प्रॉपर सप्लीमेंट्स में ले रही हूँ। बट हाँ आई विल एडवाइस कि अगर आप घर पे हो या फिर आपका खाना पीना आप अच्छा कर सकते हो, सो आई विल एडवाइस प्लीज सप्लीमेंट्स मत लो। अपने डाइट पे ध्यान दो, अपनी बॉडी के मॉडिफिकेशंस करो, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन हाँ अगर आपको सप्लीमेंट्स लेने हैं, इफ यू आर
diagnosed with iron deficiency anemia, so I will advise कि आप आयरन की टैबलेट्स लो. अगर आप में विटामिन B12 की है डेफिशिएंसी तो विटामिन B12 की टैबलेट्स लो, विटामिन D की डेफिशिएंसी तो विटामिन D की टैबलेट्स लो. सो आई विल एडवाइस तब आप सप्लीमेंट्स लो. लेकिन हाँ, अगर आपको ये कि आपकी घर से सब कुछ पूरा हो सकता है, सो आप सप्लीमेंट्स की तरफ मत जाना. वो बोलते हैं ना लाइक कि घर के खाने में, नेचुरल खाने में सारा कुछ है, बट इट्स जस्ट दैट वी नीड टू नो व्हिच फूड टू कंज्यूम एंड हाउ टू कंज्यूम इट. तो हमारे पास क्वेश्चंस आए हैं, वी विल टेक अप दिस क्वेश्चन. मैम, बीपी हाई होने पर इमरजेंसी में क्या करें या कौन सी मेडिसिन दे? प्लीज इफ यू कैन टेक दैट. ओके, अगर आपका बीपी ज्यादा है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट डिपेंड्स ऑन कि आपका बीपी कितना ज्यादा है. सो वो आप मुझे बता दीजिएगा. हाँ, अगर आपका बीपी ज्यादा है, बहुत सारे बीपी के मेडिकेशंस हैं, जैसे कि आपका AC इनिबिटर्स है, आपके ARB इनिबिटर्स है, बहुत सारी मेडिकेशंस हैं. लेकिन अगर आप इमरजेंसी में जा रहे हो, अगर कोई पेशेंट मेरे सामने हाई बीपी का आता है, तो हम सबसे पहले लैसिक्स लगवाते हैं. लैसिक्स 20 mg 40 mg डिपेंड अपॉन कितना हाई उनका बीपी है. हम उनको टैबलेट अमिलोडिपिन दे सकते हैं या फिर हम लोसार्टन दे सकते हैं. वो डिपेंड करता है कि पेशेंट की एज क्या है, पेशेंट का मतलब कब से उसको बीपी है या फिर कितना बीपी है, कौन सी क्लास पे वो कर रहा है. तो दैट डिपेंड्स अपॉन कि आप कौन सी टैबलेट्स लोगे. बट आप बेसिकली आप अमिलोडिपिन 5 mg दे सकते हो इन इमरजेंसी केसेस में. तो एक और क्वेश्चन आया है, हेयर फॉल का सोल्यूशन मैम. सो दे वांट टू नो हाउ टू रिड्यूस हेयर फॉल. And even this leads me to this question, that can being anemic also increase the risk of hair fall? एग्जैक्टली, अनीमिया इज द मोस्ट कॉमन थिंग जिसकी वजह से आपका हेयर फॉल होता है. इवन जब मैं आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया मुझे था, मैंने स्पेसिफिकली टेस्ट ही तभी कराया था जब मेरा बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो गया था. तब मुझे पता चला कि नहीं, आई नीड टू गेट टेस्टेड. सो उसके बाद मैंने टेस्ट कराया था. सो आई फाउंड कि मेरा जो फेरेटिन लेवल है वो सिर्फ 19 पे कुछ आ गया था, जबकि फेरेटिन लेवल शुड बी मोर देन 30 और 90 तक आपका मतलब फेरेटिन हो तो आपका हेयर फॉल नहीं होगा. सो आपको रेगुलर चेकअप कराना चाहिए. आपको फेरेटिन लेवल चेक कराओ. अगर हेयर फॉल का सोल्यूशन कराना, फर्स्ट ऑफ ऑल आप विटामिन B12, विटामिन D और फेरेटिन लेवल, ये जो तीन है ना, ये इन्हीं में मोस्ट कॉमन, इन्हीं में आपको पता चल जाएगा कि आपकी बॉडी अनीमिक है. अगर आपके ये टेस्ट नॉर्मल है तो आप अपने हार्मोन टेस्ट कराओ. लेकिन मोस्टली इंडियंस में जो होता है ना कि इन्हीं तीन टेस्ट, विटामिन B12, विटामिन D और फेरेटिन लेवल से पता चल जाता है कि हाँ, आपको ये वाली डेफिशिएंसी है. और अगर आपको फेरेटिन डेफिशिएंसी है, फेरेटिन इज अ फॉर्म ऑफ आयरन, सो अगर आपको आयरन डेफिशिएंसी है तो डेफिनेटली आपका हेयर फॉल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा. सो ट्राई टू ट्रीट इट rather than try to treat it hair fall. वो हेयर फॉल में बहुत सारे सीरम लगाते रहते हैं, जबकि उससे कुछ नहीं होगा. अपने अंदर जो चीज है, अगर आपके बाल ही स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो पकड़ ही स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो कहाँ से वो टॉपिकल चीजें काम करेंगी. बिल्कुल. सो द रूट कॉज नीड्स टू बी आइडेंटिफाई. इसीलिए डायग्नोसिस करना, प्रॉपर डायग्नोसिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है. हमारे पास एक क्वेश्चन आया है OCD. आई थिंक दैट पर्सन वांट्स टू आस्क दैट can being anemic lead to any mental condition, mental health disbalance, और अगर OCD है किसी को, तो can anemia direct you towards such kind of mental issues? Okay. अगर आपने बात की कि अनीमिया से जो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स है, डेफिनेटली इट्स अ यस कि अनीमिया से आपकी मेंटल हेल्थ इशू हो सकते हैं. मैंने आपको बताया कि जिसको भी अनीमिया है उसको पुअर मेमोरी होगी, उसकी इंटेलिजेंस प्रॉपर नहीं होगी, उसका IQ भी कमजोर होगा, उसको कार्डियोमायोपैथीज की प्रॉब्लम ज्यादा कॉमन होगी. सो अनीमिया, यस, अनीमिया लीड्स टू मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स. एंड इफ वी टॉक अबाउट OCD, सो OCD का सोल्यूशन, उन्होंने पूछा OCD का सोल्यूशन. सो OCD में क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप बताओ कि आपकी अगर OCD की इनिशियल स्टेजेस है, कैन बी माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर. अगर आपको माइल्ड है, आपकी सिस्ट अगर कम है, तो फिर हम क्या करते हैं, उनको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस बोलते हैं. क्योंकि OCD में क्या होता है, आपकी इंसुलिन का रेजिस्टेंस ज्यादा बढ़ जाता है. सो अगर आप डेली डाइटरी हैबिट्स ठीक कर रहे हो या फिर डेली एक्सरसाइज, वेट लूज, अगर आप अपनी बॉडी का 5% या 10% भी वेट लूज करते हो ना, उससे भी आपको OCD के ठीक होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं. सो ट्राई टू लूज योर वेट, ट्राई टू indulge good habits in your life, so that can be a treatment of OCD. लेकिन हाँ, अगर आपको लग रहा है कि आपका मतलब उससे ज्यादा आपका चीजें हो चुकी हैं, तो उस टाइम हम OCD में OCPs वगैरह लेते हैं. तो डॉक्टर, मैंने अक्सर सुना है अपने फ्रेंड्स, ये फैमिली, ये जो रिलेटिव्स होते हैं, वो बोलते हैं कि अपना खाना ठीक करो, या ये फ्रूट्स खाओ, ये मिठाई खाओ, ये घर के बने हुए लड्डू खाओ, तो आपका एनीमिया ठीक हो जाएगा. बीच में मेरा हेमोग्लोबिन लेवल थोड़ा नीचे चला गया था, तो दे स्टार्टेड आस्किंग मी टू हैव बीटरूट, टू हैव दीज पोमेग्रेनेट सीड्स. So how true is that, and how effective can they be, and what is present in these fruits and vegetables that increase our hemoglobin level?
जब हम बात करें कि बीट रूट की, तो बीट रूट इज अ फॉर्म जिसमें इट इज अ रिच फॉर्म ऑफ आयरन, इसमें बहुत ज्यादा आयरन होता है जिसके आपकी फेरिटिन लेवल बढ़ता है। हमने बात की थी कि विटामिन सी, जब उसमें होता है कि हम जैसे जब हमारी मम्मा हमें वो सैलेड की प्लेट देती है उसके अंदर भी हम ऊपर से नींबू छिड़कते हैं। सो नींबू इज अ फॉर्म ऑफ विटामिन सी, और उसके विटामिन सी क्या करता है कि आपके आयरन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। सो अगर आपकी सब्जी में भी आप थोड़ा सा नींबू डाल दोगे तो उससे आपकी आयरन की एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगी। सो हम जब भी बीट रूट खाते हैं, फिर जब भी जैसे स्पिनच वगैरह, पालक वगैरह जब हम खाते हैं तो उनमें हम आयरन की एब्जॉर्प्शन बढ़ाने के लिए वो चीजें होती हैं, उसमें अगर हम विटामिन सी ऐड कर दें सो दैट कैन लीड टू बेटर एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन। सो डेफिनेटली बहुत इफेक्टिव है बीट रूट खाना, स्पिनच खाना, या फिर आपके ग्रीन वेजिटेबल्स खाना। सो डेफिनेटली इट्स अ मस्ट हैव फॉर एवरी इंडियन, even if you are not anemic, so these habits should be indulged in your lifestyle. तो एक और सवाल आया है, who we prefer for diet advice, dietitian or naturopathy doctor? Okay, being a doctor, I will advise only for as a doctor rather than homeopathic and other form of doctor, क्योंकि मोस्टली क्या होता है कि जो होम्योपैथिक मेडिकेशंस होते हैं दे इफेक्ट योर लिवर। तो उसमें आपके जो लिवर एंजाइम्स हैं या फिर जो लिवर हैं वो आपको डेफिनेटली एलएफटी वगैरह हर महीने तो कराने पड़ेंगे इफ यू आर टेकिंग होम्योपैथिक मेडिकेशन, क्योंकि उससे आपके लिवर पे बहुत डैमेज होता है होम्योपैथी पे। बट ऐसा भी नहीं है ऑल आर डॉक्टर्स, सो आई मस्ट रिस्पेक्ट एवरीवन, बट हाँ बीइंग एलोपैथिक डॉक्टर, सो आई विल ऑलवेज एडवाइज टू गो फॉर एलोपैथिक डॉक्टर, क्योंकि मैंने होम्योपैथी की पढ़ाई नहीं की, सो आई डोंट नो कि उसमें क्या होता है। बट हाँ जितना है कि दे इफेक्ट योर लिवर, सो अपने लिवर टेस्ट डेफिनेटली कराने चाहिए उनको। तो डॉक्टर एक और सवाल आया है, can being anemic lead to anger issues as well? एग्जैक्टली, अनीमिया पेशेंट को बहुत ज्यादा एंगर इशू होते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा इरिटेबल होता है इंसान। दिस इज ऑल्सो मतलब सिम्टम है कि अगर एक पेशेंट बहुत ज्यादा फटीक है, बहुत ज्यादा इरिटेबल है, बहुत ज्यादा जल्दी से गुस्सा करता है, तो दैट इज अ फॉर्म ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, की उनके सिम्टम है कि शायद उनको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है। तो डॉक्टर हमारे हेमोग्लोबिन लेवल्स जो होते हैं वो किस रेंज में होने चाहिए तो वो नॉर्मल होता है, या अगर इस रेंज से कम हो या ज्यादा हो तो हमें पता सकता है कि there's some issue with our health? Okay, for a woman it should be more than 12 gram per deciliter, and for a men it should be more than 13 gram per deciliter. And if the female is pregnant, then she should have more than 11 gram per deciliter of hemoglobin. There is one more question, ma'am, migraine का solution. Can anemia lead to migraine? And अगर किसी को migraine है तो what solution would you give? माइग्रेन की बात करें तो मोस्ट ऑफ द पेशेंट जो है उनका सिम्टम जो है कि उनको इधर फ्रंटल साइड ज्यादा पेन हो रहा है, आंख के ऊपर ज्यादा पेन हो रहा है, सो दैट कैन लीड टू दैट इज अ सिम्टम ऑफ माइग्रेन। सो माइग्रेन में क्या होता है कि आपको मेडिकेशंस होते हैं जिसको हम बोलते हैं ट्रिप्टान, जो हम देते हैं। सो हम माइग्रेन में तो बेसिकली मेडिकेशंस आर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। लेकिन कई बार जो माइग्रेन होता है वो क्या होता है कि मेरे जो ब्रदर थे उनको ऐसा था कि उनको लाइट से, जैसे बहुत ज्यादा लाइट और बहुत ज्यादा नॉइस होती तो उनको अपने आप पेन शुरू हो जाता था। सो अगर जो प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स है, अगर आपको बहुत ज्यादा लाइट से इरिटेशन, आपको बहुत ज्यादा साउंड से इरिटेशन, तो उनसे आप प्रेसिपिटेटिंग जो फैक्टर्स हैं उनसे भी दूर चले जाओ, सो दैट कैन ऑल्सो ट्रीट योर माइग्रेन। Dr. Dhakti, can you tell me 5 ways, 5 specific ways to treat this deficiency? The most common is better food habits, which include your spinach, बीट रूट, या फिर विटामिन सी, या फिर गुड़ जिसको हम बोलते हैं, जो हरियाणा में बहुत कॉमनली मिलता है। तो गुड़ खाओ, ज़्यादा कॉमन, ज़्यादा उससे फेरेटिन बहुत ज़्यादा बढ़ता है। और सबसे पहले तो अपनी डाइटरी मॉडिफिकेशंस। दूसरा, अगर आपको पता है कि आप डाइट अच्छे से प्रॉपर नहीं ले पा रहे हो या फिर आपके लिए पॉसिबल नहीं, आप हॉस्टलर हो, आप घर से बाहर रहते हो, आप फॉरेन में रहते हो, सो आई विल एडवाइज कि आप सप्लीमेंट्स लो। आयरन मार्केट में बहुत ज़्यादा आयरन के सप्लीमेंट्स हैं, अब डिपेंडिंग अपॉन योर एज, डिपेंडिंग अपॉन जेंडर, सो आप वो टैबलेट्स आपको प्रिस्क्राइब एक डॉक्टर कर सकता है। बस यही कुछ है कि सप्लीमेंट्स लो और डाइटरी हैबिट्स ठीक करो। So that is one person continuously asking this question that ma'am 35 से नीचे what is leading to heart attack? देखो
आजकल बहुत ज़्यादा हार्ट अटैक कॉमन हो रहा है। इसका स्पेसिफिक रीज़न है कि हमारी सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल। आजकल के बच्चे जो हैं पूरे दिन कंप्यूटर पे बैठ के बात करते हैं, कंप्यूटर पे बैठ या फिर हमारा जो कॉर्पोरेट लाइफ़ है कितनी ज़्यादा कॉमन हो चुकी है आजकल की। हर बच्चा, इवन हर एक अडल्ट जो है पूरे दिन मतलब इतनी सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल है, अपनी बॉडी को थोड़ा सा भी टाइम नहीं देते। इवन अगर आप यहाँ पे भी आओगे मेरे कॉलेज में, मोस्टली स्टूडेंट सुबह क्लास जाएंगे, वहाँ पे बैठे रहना है, फिर आके लाइब्रेरी चले जाएंगे, वहाँ पे भी बैठे रहना है, फिर आके सो जाएंगे। लेकिन अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो, अगर आप प्रॉपर अपनी डाइट मेंटेन कर रहे हो, सो हार्ट अटैक के रिस्क बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। लेकिन पूरे दिन आप बैठ रहे हो, आप कुछ वर्कआउट नहीं कर रहे हो, तो डेफिनेटली हार्ट अटैक तो होगा। हार्ट अटैक का मेन रीजन क्या है कि मान लो ये आपकी ब्लड वेसल है, अगर आपकी ब्लड वेसल में बहुत ज़्यादा चीज़ें जो होती है कि फैट डिपॉजिट हो जाता है, तो फिर अगर आप डेली एक्सरसाइज करोगे तो जो ये डेब्रीज है फैट्स की या फिर और जो चीजें वो निकलती चली जाएंगी। लेकिन अगर आपका सेडेंटरी लाइफस्टाइल है तो सब चीजें वो ऐसे हो जाएंगी, तो आपकी आर्टरी ऐसे हो जाएगी, तो ब्लड कहाँ से जाएगा, इतने कम स्पेस से ब्लड जाएगा, जिसकी वजह से हार्ट अटैक आर वेरी कॉमन, क्योंकि सेडेंटरी लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा कॉमन हो चुकी है आजकल। इवन आफ्टर कोविड टाइम तो मोस्टली हम ऑनलाइन ही काम कर रहे हैं। बिल्कुल, ये है हमारे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से बहुत सारे डिजीजेस, बहुत सारे हेल्थ इश्यूज हम रिजॉल्व कर सकते हैं। हमारे डाइट से, हमारे एक्सरसाइज से हम अपने लाइफ को बिल्कुल भी हम डिजीज फ्री बना सकते हैं। So yes, that's something I think Dr. Sakshi and others also focus on. Dear audience, before we conclude our session, if there are a few questions, we'll be taking a few more questions, and you can put in your questions in the comment section. Last 5 minutes left. So before we end the session, doctor, we would like to know which test should one take and how frequently should one take that test to know if one is anemic or there is a risk factor associated with such a condition. सबसे पहले आई विल एडवाइज 3 मेन टेस्ट जो मैंने पहले बताया था। सीरम फेरेटिन लेवल, आपके अपनी पूरी आयरन की प्रोफाइल, सबसे पहले आयरन प्रोफाइल जिसमें आपकी सीरम फेरेटिन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। द सेकंड वन इज विटामिन B12 लेवल्स, द थर्ड टेस्ट इज विटामिन D लेवल्स। सो दीज आर द 3 मेन टेस्ट विच अ पर्सन शुड अंडरगो। एंड अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें, सो डिपेंडिंग अपॉन कि आपके फेरेटिन लेवल या फिर आपका अनीमिया किस टाइप का है, कौन सा अनीमिया है, कितना सिवियर है, वो माइल्ड मॉडरेट सिवियर है, उसके हिसाब से। अगर आपका अनीमिया माइल्ड है तो अपने डाइटरी मॉडिफिकेशंस लो, साथ के साथ आप सप्लीमेंट्स लो विच कैन बी योर आयरन टैबलेट्स, विटामिन B12 टैबलेट्स। अगर हाँ आपका सिवियर है, सिवियर फॉर्म ऑफ अनीमिया है, सो आपके जो डॉक्टर है वो आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन प्रिस्क्राइब करेंगे। अगर आपको जेनेटिक प्रॉब्लम है, अगर आपको जेनेटिक है तो आपकी जीन सेल जो थेरेपी होती है जिसमें आपको जो स्टेम सेल्स हैं वो आपके स्टेम सेल्स की ट्रांसप्लांटेशन करवा के आपके जो अनीमिया है उसको क्योर किया जाता है। सो देयर कैन बी डिफरेंट टाइप्स ऑफ अनीमिया, सो उसका ट्रीटमेंट उस हिसाब से ज्यादा अलग अलग होता है। कुछ क्वेश्चंस आ गए हैं, वी विल बी क्विकली टेकिंग दोस क्वेश्चंस। आप कुछ पूछ रहे हैं कि मैम डार्क सर्कल्स हो गया है, कैन एनीमिया लीड टू डार्क सर्कल्स एंड हाउ कैन वी क्योर? Anemia don't lead to dark circles actually. Anemia lead to yellowishness around your eye, in your eye, in this circle. But अगर हाँ डार्क सर्कल ज्यादा है, अपना स्लीप शेड्यूल चेंज करो। स्लीप शेड्यूल आप प्रॉपर 8 आवर की स्लीप लो, प्रॉपर वर्कआउट करो, प्रॉपर डाइट करो। सो अगर आप रात में जैसे अगर आप बैठे हो रूम में, रात में लाइट ऑफ करके फोन चला रहे हो, तो ये बातें ध्यान रखो कि आप अगर मान लो लेट नाइट फोन चला भी रहे हो तो भी ध्यान रखना है कि आप लाइट ऑन करके फोन चलाओ। आपकी आंख पे स्ट्रेस नहीं होना चाहिए किसी भी प्रकार का। अगर आपकी आंख पे स्ट्रेस हो रहा है, दैट इज लीडिंग टू डार्क सर्कल्स। दिस इज बिकम वेरी कॉमन हैबिट कि मैं खुद जब रात को नींद नहीं आता तो आई कीप स्क्रॉलिंग माय फोन एंड चेकिंग द रील्स। सो दैट इज लाइक नाउ इट्स लाइक एन एडिक्शन। आई थिंक दैट्स अ OCD। एक और मैम, वेट कैसे बढ़ाए? मेरी एज 24 है, वेट 45 है। सो देयर आर पीपल हु आर कंसर्न्ड कि वेट नहीं बढ़ रहा। वेट नहीं बढ़ रहा तो यार आप क्या कर सकते हो कि आपका अगर वेट नहीं बढ़ रहा, अगर आपका वेट सिर्फ 45 kg है, तो डेली आप बनाना शेक पीना है और डेली आपको एक्सरसाइज करनी है। आप ये सोचते हैं कि एक्सरसाइज करने से हम पतले हो जाएंगे, नहीं। अगर आप जिम, आप 25, इवन मैं भी जिम जाती हूँ, जिम जाओ, आपकी जिम से मसल बिल्डिंग होगी। अगर देखो आपका टारगेट वेट गेन करना नहीं होना चाहिए, आपका टारगेट है मसल का वेट गेन करना, कि आपकी मसल कैसे स्ट्रॉन्ग हो। तो आप जिम जाओ, डेली अच्छा खाना पीना करो, जो होता है ना वो देसी घी खाओ, देसी दूध पियो और अपना डाइटरी चीजें ठीक रखो, डेली बनाना शेक पियो, डेली एक्सरसाइज करो, जिम जाओ, दैट कैन लीड टू सोल्यूशन ऑफ योर प्रॉब्लम। वन लास्ट क्वेश्चन, हाइपर कोलेस्ट्रेमिया में अगर प्रेगनेंसी है तो क्या
क्या दे सकते हैं? तो अगर हाइपर कोलेस्ट्रोनीमिया है, दैट मीन्स कि आपके पेशेंट को कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है प्रेगनेंसी के अंदर, तो उसमें क्या होता है कि आपके जो कार्डियोमायोपैथीज का रिस्क है वो बहुत ज्यादा कॉमन हो जाता है। तो जैसे हम बोलते हैं ना, प्रेगनेंसी में ज्यादा घी का खाओ, लड्डू खाओ, तो आपको वो अवॉइड करना है कि आपका जो पेशेंट है उसको आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें जो है फ्रूट्स की फॉर्म में देने हैं, कि आपका जो जो जितना भी डेफिशिएंसी या फिर जितना भी रिक्वायरमेंट है बॉडी का वो फ्रूट से पूरा हो, या फिर वो पनीर से पूरा हो। आपको घी की क्वांटिटी कम करनी है, आपको दूध की क्वांटिटी कम करनी है। अगर आपको दूध पीना है तो आप काउ मिल्क लो। बफेलो मिल्क में ज्यादा फैट होता है तो आप काउ मिल्क की तरफ शिफ्ट करो। अगर आपसे घी ज्यादा खाते हो तो घी को कम करो। सो ये कुछ मॉडिफिकेशन है जो आपको करना चाहिए अगर फीमेल प्रेग्नेंट है। एक लास्ट क्वेश्चन बिफोर वी कंक्लूड द सेशन, रूटीन टेस्ट कौन से करवा सकते हैं हेल्दी बॉडी के लिए? इस पे मैंने स्पेसिफिकली एक वीडियो बनाई थी, अगर आपने ध्यान किया हो तो, जिसका भी एक क्वेश्चन है आप वहां से भी चेक कर सकते हो। बट अगर आप पूछ रहे हो, सो सीबीसी आपको कराना चाहिए, जिसमें आपको कंप्लीट ब्लड प्रोफाइल होती है कि आपकी कितना हीमोग्लोबिन लेवल है, प्लेटलेट्स कितनी है। सेकंड टेस्ट इज एलएफटी, जिसमें आपके लीवर फंक्शंस को आप असेस करा सकते हैं। थर्ड इज आरएफटी, जिसमें है रीनल फंक्शन टेस्ट, जिसमें आपके किडनी के प्रोफाइल आप चेक कर सकते हो। एंड थर्ड इज सीरम इलेक्ट्रोलाइट, आपकी बॉडी में कितने हैं। थायराइड प्रोफाइल टेस्ट, आपके थायराइड नॉर्मल है या नहीं है, थायराइड जो हार्मोन्स है। अदर टेस्ट कैन बी लिपिड प्रोफाइल, अगर किसी कोलेस्ट्रॉल है, ट्राइग्लिसराइड है, या फिर एचडीएल है, सारी चीजें नॉर्मल है या नहीं, तो आप वो वाला टेस्ट कराना है आपको। ट्रिपल एच, दैट इज हेपेटाइटिस का टेस्ट है, एचआईवी का टेस्ट है, ये सब आपको कराना है रूटीन में। यही बहुत कॉमन है इंडिया के अंदर। Thank you, Dr. Sakshi, for your time and the way you have enlightened our audience about anemia, the different issues, health conditions. I am sure it was a very, very insightful session. In fact, certain stories also which you shared, they were entertaining and they were very, very knowledgeable. So thank you for this insight that you shared, and you had a great session with you. I hope all the audience out there who are listening to us will agree that this was a great session. Thank you, ma'am. Nice to talk to you. Nice talking to you, Dr. Sakshi. So, dear audience, stay connected with us. Keep joining our live sessions. And as suggested by Dr. Sakshi, get yourself tested for anemia. Sometimes हमें symptoms नहीं दिखते हैं या दिखते हैं तो हम ignore कर देते हैं. Simple tests हैं, Redcliffe के labs आप पे आप जा सकते हो, हमारे वेबसाइट पे आप जा सकते हो और ये टेस्ट ले सकते हैं. Easily हमारे phlebotomists घर आ जाएंगे और आपके सैंपल कलेक्ट कर लेंगे. So you can easily get yourself tested. Do book an anemia test for yourself. Thank you so much.